जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, जिससे आपका या आपके किसी दोस्त का मसला हल हो सके। तो चलते हैं आज की वीडियो के असल मौजू की तरफ, जो कि आपने थंबनेल में पढ़ा होगा। वो ये है कि सब्सिडी से मुतल्लिक जितने सवाल आपके जहन में हैं, इन सब पर इस वीडियो में तफसीली बात की गई है। अब अगर आपका कोई मसला है तो आप इस वीडियो को मुकम्मल तफसील से देखने से हल करने में कामयाब हो सकते हैं। अगर आप अल्लाह के फ़ज़ल से अपनी सब्सिडी की रकम हासिल कर चुके हैं तो ये वीडियो आप अपने दोस्तों को शेयर कर दें जिनका कोई मसला है। इंशाअल्लाह उनके मसाइल भी इस वीडियो को देखने से हल हो जाएंगे। असल में जो सब्सिडी ऐप है, वेरिफिकेशन है, रजिस्ट्रेशन है, टोकन सेंडिंग है, इससे जो मुतल्लिक़ मसले हैं वो तकरीबन 15 मसाइल बनते हैं जिन पर आज मैं बात करना चाहूँगा। तो सबसे पहले जो मसला है वो ये है कि लोग आपकी पैसे निकाल लेते हैं जबकि आपने अंगूठा भी नहीं लगाया होता। तो ये कैसे हो जाता है? तो इसकी तफसील ये है, इसकी वजाहत इस तरह से है कि एक आदमी ने मुझे कहा कि जनाब मेरे अकाउंट में पैसे आए हुए हैं तो आप ना मुझे निकलवा कर दे दें। मैंने उससे कहा कि भाईजान आप ख़ुद निकलवा लें, आपको क्या मसला है? उसने कहा अगर मैं जाऊंगा अकाउंट वाले के पास, मैं जट आदमी हूँ, अनपढ़ आदमी हूँ, फ़र्ज़ किया मैं थंब लगा देता हूँ और वो कहता है कि जनाब पैसे नहीं आए, तो मेरे पास तो कोई सबूत नहीं होता ना कि पैसे आए हैं कि नहीं हैं। उसकी बात पे मुझे एतबार करना पड़ेगा। आप किसी आदमी के साथ आ जाएं मेरे पास, मैं मसरूफ़ हूँ थोड़ा, तो आप पैसे निकलवा दें, मुझे आपका यकीन है इंशाअल्लाह आप मेरे साथ धोखा नहीं करेंगे। तो मैंने अपने एक दोस्त को लिया जिसके पास HBL की डिवाइस थी और चला गया उसके पास और उसका अंगूठा लगवाया। लेकिन जब मैंने अंगूठा लगवाया उस वक्त वो दोस्त आदमी के करीब था और मैं थोड़ा दूर था। उसने कहा कि जनाब अंगूठा नहीं लगा। मैंने कहा दोबारा लगा दो। जब उसने दोबारा अंगूठा लगाया तो उसने डिवाइस मेरी तरफ कर दी और कहा कि जनाब अंगूठा नहीं लग रहा, बाद में ट्राई करेंगे। मेरे दिल में कुछ वसवसे आए लेकिन मैं आदि तौर पर उनका इज़हार नहीं कर सका और हम आगे चले गए। 2 दिन के बाद वो आदमी फिर मेरे पास आया और उसने कहा कि भाई मैंने आपसे कहा था मेरे पैसे निकलवा दो। आपने भी बिल्कुल उसी तरह रवैया अख्तियार किया जैसे मैं दूसरों से तवक्को रखता था। मैंने कहा ऐसी बात नहीं है, हम दोबारा चेक कर लेते हैं। मैंने दोबारा उस आदमी को लिया, डिवाइस वाले के पास गया, अंगूठा लगवाया तो वहाँ पर खाता नील था, यानी रकम निकल चुकी थी। मैं हरियान परेशान और वो आदमी मुझसे भी ज़्यादा परेशान। हमने डिवाइस वाले से कहा यार कोई तरीका है पता करने का कि रकम कैसे निकली है, क्योंकि मैंने ख़ुद चेक किया था, रकम उस आदमी के अकाउंट में पड़ी थी। उसने कहा जी हाँ तरीक़ाकार है, लेकिन अगर आप मेरा नाम शो नहीं करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। हमने कहा भाईजान आपकी बड़ी मेहरबानी, आप बता दें। उसने कहा कि डिवाइस में जितना भी डाटा होता है, पैसे जहाँ से निकलते हैं, जब निकलते हैं और जहाँ कैश विड्रा यानी कैश पैसे के ज़रिए लिया जाता है या कैश को अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है, तमाम तर तफसील डिवाइस में होती है। आप ऐसा करें कि डिवाइस को ले आए मेरे पास, जिस आदमी की डिवाइस आपने इस्तेमाल की थी, तो मैं आपको बता देता हूँ कि पैसे कब निकले थे और कहाँ पर ख़र्च हुए थे। हम मुतल्लिक़ आदमी के पास गए और उससे कहा कि डिवाइस, तो उसने कहा क्या करना है। हमने वही जवाब दिया जो पहले वाला था कि जनाब एक आदमी के पैसे आए हुए हैं, चेक करने हैं, और वो आदमी जो है वो औरत है, सॉरी यानी मर्द नहीं औरत है, तो इसलिए हम आपको वहाँ पर नहीं ले जा सकते और ना आप वहाँ हमारे साथ जा सकते हैं, ना वो औरत इधर आ सकती है। उसने कहा ठीक है। उसने यकीन कर लिया क्योंकि उसको लालच था। जब हमने डिवाइस उससे ली और पासवर्ड वगैरह लेकर मुतल्लिक़ आदमी के पास गया जिसने हमें ये सहूलत फराहम करने का कहा था, तो उस आदमी ने 1 मिनट से पहले डिवाइस से वो स्क्रीनशॉट हमें लेकर दे दिए कि जनाब जिस दिन आपने अंगूठा लगाया था रकम एन उसी वक्त ट्रांसफ़र हो गई थी HBL के अकाउंट से आपके अकाउंट में, यानी कि उस आदमी के अकाउंट में जिसने थंब लगवाया था लेकिन कहा था कि थंब नहीं लगा। तो हमने दोनों स्क्रीनशॉट लिए और मुतल्लिक़ आदमी के पास चले गए और उससे कहा कि भाईजान जब आपने थंब लगवाया था तो आपने कहा था कि थंब नहीं लगा, लेकिन रकम उस वक्त आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गई थी। वो इधर उधर देखने लगा और आए बाएं शाएं करने लगा और कहने लगा कि पता नहीं यार थंब नहीं लगा होगा, मैं चेक करूँगा और मैं वो जो अपना तहसील में HBL वालों की शॉप है वहाँ से पता करूँगा कि जनाब मैंने थंब लगवाया था लेकिन रकम नहीं आई। मैंने कहा भाईजान रकम आई है और रकम फ़लाँ जगह से ट्रांसफ़र हुई है, वो और हरियाणा की, ये पता नहीं कहाँ से
पता करके आ गया, मुझसे पूछने लगा कि आपने डिवाइस को क्या किया है। मैंने कहा हमने डिवाइस अपडेट किया है। उसने कहा आपको कैसे पता डिवाइस कैसे अपडेट होती है? मैंने कहा जैसे आपने हमें चूना लगाया है 10,000 का, तो हमने एक आदमी को एक चाय का कप पिलाया और उसने हमें सारा तरीकाकार बता दिया है। मुखलिस दोस्त था, बगैर लालच के उसके बता दिया। हालांकि वो हमसे अगर 2-3 हज़ार डिमांड करता कि जनाब आप 2-3 हज़ार दें तो मैं आपको बताऊंगा कि पैसे आपके कहाँ ट्रांसफ़र हुए हैं, तो इसके बावजूद भी उसकी मेहरबानी, तो तब जाकर हमें पता चला कि पैसे हमारे कहाँ ट्रांसफ़र हुए हैं। तो ऐसे तरीकाकार हो जाता है कि जब आप किसी पर एतबार करते हैं तो वो आपके साथ धोखा कर सकता है, लेकिन आप दूसरे आदमी के पास चले जाएं जो इसी काम का माहिर हो, तो वो आपको बता देगा कि आपके पैसे कहाँ कब ट्रांसफ़र हुए हैं। तो इस तरह से जो लोग कहते हैं कि हमारे पैसे निकल गए हैं, हमें पता नहीं चला, तो भाई जान ये है कुल कहानी। इस तरह से पैसे निकलते हैं और इस तरह से लोग आपके साथ धोखा कर सकते हैं। तो आप HBL से पता कर सकते हैं। HBL की जो हेल्पलाइन है वो भी आपको बता देती है कि आपके पैसे कब HBL वालों ने आपके पास भेजे थे और वो कहाँ ट्रांसफ़र हुए हैं। वहाँ से भी आप फ़ोन करके पता कर सकते हैं। और HBL की डिवाइस में भी सारा डाटा होता है। ये डाटा क्लियर नहीं होता, यानी कंपनी की तरफ से ये डाटा वहाँ पर मौजूद रहता है, क्योंकि किसी भी वक्त कोई भी आदमी आपके साथ अगर मसला करता है तो कंपनी की जो शर्त होती है वो यही होती है कि HBL डिवाइस से आप पता कर लें। अगर वो नहीं बता रहा तो तहसील में चले जाएँ। अगर तहसील वाले भी नहीं बता रहे तो फिर आपको जाना पड़ेगा वहाँ पर HBL वालों की जो हेल्पलाइन है वहाँ पर आपको कॉल करनी पड़ेगी, तो आपका मसला हल हो जाएगा। अब आते हैं दूसरे मसले की तरफ कि 504 या कोई भी दूसरा एरर क्या है और इसे कैसे हल किया जाता है। तो भाईजान इसका जवाब ये है कि 504 का जो एरर है असल में ये होता है कि आपकी रकम आ जाती है लेकिन आपका थंब भी लग जाता है, रकम आपकी नहीं निकलती। तो इसका मतलब ये होता है कि ये एक एरर है जो आर्जी है। इसका जो हल है HBL वालों ने तो ये बताया है, ये क्या है कि आप अपना अकाउंट खोलें। अकाउंट उस सिम पर खोलें जिस सिम पर आपकी ट्रांजैक्शन ID आई हुई है, तो आपके पैसे 3-4 दिन में आपके अकाउंट में आ जाएंगे। अगर आपके पास वो सिम नहीं है जिस पर आपकी ट्रांजैक्शन ID आई हुई है, तो आप किसी और सिम पर अकाउंट बनवाएं, लेकिन उसके बनवाने से आपका मसला हल नहीं होगा। बेहतर यह है कि आप HBL वालों से रब्ता करें। अगर नहीं कर सकते तो जिस सिम पे आपकी ट्रांजैक्शन ID आई हुई है उस सिम पर आप अपना HBL का अकाउंट बनाएं, तो पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अगर आपने पहले अकाउंट बनाया हुआ है किसी ऐसे सिम पर जिस पर आपकी HBL की ट्रांजैक्शन ID नहीं आई, तो फिर आप जो अकाउंट है उस सिम वाला वो डीएक्टिवेट करेंगे और जिस सिम पर ट्रांजैक्शन ID आई हुई है उस पर अकाउंट बनाएंगे। लेकिन ये अकाउंट बनेगा 1 माह के बाद, यानी कि पहला अकाउंट डीएक्टिवेट होगा, दूसरा अकाउंट एक्टिवेट होगा, तब जाकर आपका मसला हल होगा। तो इस मसले का हल ये है। उसके बाद आ जाता है कि अकाउंट HBL का किस सिम पर बनवाएं। ये बात मैंने पहले आपको वजाहत से बता दी है, दोबारा बता देता हूँ कि अकाउंट HBL का किस सिम पर बनवाएं। जिस सिम पर आपकी ट्रांजैक्शन ID आनी है या आ चुकी है और आपके पैसे नहीं निकल रहे, 504 का एरर आ रहा है, तो आपको उस सिम पर ही HBL का अकाउंट बनाना पड़ेगा। अगर आपने अकाउंट किसी ऐसे सिम पर बनाया हुआ है जिस पर आपकी ट्रांजैक्शन ID नहीं आई, तो आपको वो अकाउंट डिलीट करना पड़ेगा। इस अकाउंट के डीएक्टिवेट होने के 1 माह बाद दूसरी सिम पर आपका अकाउंट बनेगा जिस पर ट्रांजैक्शन ID आई हुई है, तब जाकर पैसे आपके अकाउंट में आएंगे। इस नंबर 1 तो ये हल है। नंबर 2 हल ये है कि अगर आप चाहते हैं कि जनाब आपके पैसे आ जाएं, तो तरीक़ाकार ये है कि जिस सिम पर आपका अकाउंट बना हुआ है HBL का, अगर आपके पैसे उस सिम पर नहीं आए, बेशक ट्रांजैक्शन ID आपकी किसी दूसरी सिम पर आई है और अकाउंट आपने किसी दूसरी सिम पर बनाया हुआ है, तो इसका तरीक़ाकार ये है कि आपका जो अकाउंट बनाया हुआ है वहाँ पर HBL कनेक्ट ऐप में जाएं, सेटिंग के ऑप्शन को खोलें, वहाँ पर रिसीव कैश है, वहाँ पर जाएं, रिसीव कैश पे आप जाएंगे तो वहाँ पर एक ऑप्शन होता है, रिसीव कैश का जो ऑप्शन होता है वहाँ पर होता है ट्रांजैक्शन ID आप देंगे। ट्रांजैक्शन ID आपके पास होती है लेकिन पैसे आपके पास नहीं आ रहे होते, ठीक है ना। तो ट्रांजैक्शन ID आप देंगे, उसके नीचे लेता है पासकोड। अगर पासकोड आपके पास मौजूद है, पासकोड लगाएं, पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। वहाँ आप किसी भी जगह पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आपके पास पासकोड नहीं है तो पहले ट्रांजैक्शन ID दें और उसके बाद 1001 से आगे
एक एक करके नंबर मिलाने शुरू कर दें, यानी 1001, 1002, 1003, 1004 और इन नंबर को आप 9999 यानी 9999 तक लेकर जाएं। इनमें से कोई एक जो कम्बिनेशन है यानी 4 नंबरों का जो एक जोड़ है वो लग जाएगा और पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। ये सबसे आसान हल है। 10,000 की रकम है। अगर आपको कोई 504 का एरर हल करने का कहता है तो वो भी यही होता है कि आप 504 का एरर हल करने के लिए उसे कहते हैं तो वो आपसे आपका फ़ोन नंबर लेता है, आपका मोबाइल नंबर लेता है और आपसे पासवर्ड लेता है जो आपके अकाउंट का है। जब आप उसको पासवर्ड दे देते हैं तो इसी तरीके से वो पैसे निकालते हैं और 10 का 10,000 वो निकाल लेते हैं। अगर आप उनसे कोई रकम तय करते हैं तो वो रकम काट कर बाकी रकम आपके खाते में डाल देते हैं। और बाज़ ऐसे नेक लोग भी हैं, जब 10,000 निकल आता है तो वो आपका नंबर ब्लॉक कर देते हैं और फिर आपको पता ही नहीं चलता कि रकम आपकी कैसे निकल गई। इस तरह से भी रकम निकल जाती है और जो मैंने पहला तरीका बताया है उस तरह से भी रकम निकल जाती है। अब आते हैं जनाब, अकाउंट 1 माह बाद क्यों बनेगा कहा जाता है। इसका जवाब पिछले 2 जो सवाल हैं उनमें आ गया है कि अगर आपकी ट्रांजैक्शन आईडी आ गई है, पासवर्ड आपके पास नहीं है, रकम आपकी नहीं निकल रही, 504 का एरर आ गया है, तो वो आपसे कहें कि जनाब कि आप अकाउंट बनाएं। अगर आपने अकाउंट बनाया हुआ है किसी ऐसी सिम पर जिस पर ट्रांजैक्शन आईडी नहीं आई थी तो आपको कहा जाता है कि जनाब इस अकाउंट को आप बंद करें, डीएक्टिवेट करें, डिलीट करें। जब आप उस अकाउंट को बंद करते हैं, डिलीट करते हैं तो 1 माह के बाद उस सिम पर जिस पर आपकी ट्रांजैक्शन आईडी आती है वहाँ पर आपका HBL का अकाउंट बनेगा और आपके पैसे 2-4 दिन के बाद उसमें ट्रांसफ़र हो जाएंगे। 5वां सवाल ये है कि जनाब टोकन सेंड नहीं हो रहे या जवाब नहीं आता। तो ऐसी बात नहीं है, टोकन जो है वो सेंड हो जाते हैं, जवाब चाहे आए या ना आए। रकम आपके अकाउंट से कट गई तो इसका मतलब है टोकन सेंड हो गया। इसका सबसे वाज़ेह जवाब ये है, जब आप टोकन सेंड करने लगते हैं तो आपको चाहिए कि आप बैलेंस चेक करें। अगर आपका बैलेंस 10 रुपये है और सेंड करने के बाद वो 8 रुपये शो होता है तो इसका मतलब है कि टोकन आपका सेंड हो गया है। अगर जवाब नहीं भी आ रहा तो आपका वो टोकन लग गया है। ये पक्की गारंटी वाली बात है। मैंने हज़ारों ऐसे टोकन किए हैं जिनका जवाब नहीं आया, लेकिन ये मुकम्मल यकीन के साथ किए थे क्योंकि मैंने पॉलिसी बनाई है कि टोकन सेंड हो गया है, जवाब नहीं आया, कोई बात नहीं, आपके पैसे आ जाएंगे। और ऐसा हुआ भी है। मैंने एक आदमी का टोकन सेंड किया, सिर्फ एक। उस आदमी को चाय पिलाई, आधा घंटा अपने पास बिठाया, उससे गप्पे लगाई कि जवाब आ जाए, लेकिन जवाब ने ना आना था ना आया। मैं तकरीबन बेयकीन हो गया, लेकिन मुझे इस बात का यकीन था कि इसका जो है ना टोकन जो मैंने लगाया है इस्तेमाल हो चुका है। क्योंकि उसी वक्त तकरीबन जब वो आदमी मेरे से उठ के गया चाय पी के, मैंने वही टोकन दूसरे नंबर पे लगाया तो जवाब लिखा हुआ आया कि आपका टोकन नंबर इस्तेमाल शुदा है। ठीक है ना, इस यकीन के साथ मैंने लगाया था और वो यकीन जो मेरा था कामिल था। दूसरे दिन वो आदमी मुझे मिला, उसने कहा यार एक मैसेज आया हुआ है। मैं खुश हो गया कि मैसेज आया होगा कि आपका टोकन नंबर दुरुस्त है, लेकिन जब उसने मुझे मैसेज दिखाया तो मेरी खुशी की कोई इंतहा न रही। वो मैसेज था कि जनाब आपको गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से 500 मिल गया है। तो जो भी आप टोकन लगाते हैं अगर उसकी एक्सपायरी डेट नहीं है यानी वो अगस्त 2019 से पहले वाला है तो फिर तो उसका कोई जवाब नहीं आएगा, ना उसने आना है क्योंकि वो ख़त्म हो चुका है। अगर अगस्त 2019 और उसके बाद का है तो टोकन सेंड करने के बाद अगर जवाब नहीं आता तो फिर भी आपका टोकन इस्तेमाल शुदा शुमार होगा और उसके पैसे आ जाएंगे। अगला सवाल यह है कि मुकम्मल सबूत का मसला क्या है और ये कैसे हल होगा। मुकम्मल सबूत वाला जो सवाल है ये तकरीबन अब ख़त्म हो चुका है क्योंकि अगस्त 2020 के नाम महीने की 16 तारीख से HBL वालों ने महकमा ज़राअत की जो ऑफिशियल IT माहिरीन है उन्होंने मुकम्मल सबूत वाला जो मैसेज आ रहा था उसको ख़त्म कर दिया है। अब आपके पास जो जवाब आता है वो यही है कि कूपन नंबर दुरुस्त नहीं है या कूपन नंबर दुरुस्त है। ये 2 जवाब आते हैं। मुकम्मल सबूत वाला जवाब अगर किसी के पास आ भी जाए तो इसका मतलब ये है कि जनाब आपका टोकन लग चुका है। मुकम्मल सबूत वाला वैसे मैंने 16 तारीख के बाद किसी का देखा नहीं मैसेज। अगर अब भी आपके पास किसी के पास ऐसा मैसेज आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि जनाब आपका टोकन लग चुका है। और टोकन लगने का मतलब ये होता है कि मैसेज आप देंगे, वही मैसेज जो अगर आपका मैसेज आ जाता है ना कि मुकम्मल सबूत के साथ दोबारा रब्ता करें, तो वही टोकन आप जब दोबारा लगाएंगे ना उसी सिम पे या चाहे किसी सिम पे, तो आपको जवाब आएगा कि आपका टोकन इस्तेमाल शुदा है। तो मुकम्मल सबूत वाला मसला तकरीबन हल हो चुका है। किसी के साथ अगर ऐसा वाक़या पेश आ रहा है तो इस वजाहत के बाद उम्मीद करता हूँ कि उसकी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। अगला सवाल यह है कि टोकन कौन सी सिम से 20 से ज़्यादा
सेंड हो रहे हैं। तो ये एक तजर्बा है जो कामयाब हुआ है। कल मैंने एक ऐसे आदमी से सिम मांगी जो कि अनवाकिफ़ था और एक रिक्शा ड्राइवर था, तो उसने मेहरबानी करके मुझे मोबाइल दे दिया। मैंने एक फार्मर के टोकन सेंड करने थे। वो जो फार्मर था इंतहाई गरीब आदमी था और वो मुझे वोचर सेंड करने का कह रहा था। उसके पास कोई तरीका नहीं था और ये मुकम्मल सबूत, एरर और दूसरे जो परेशानी थी वो सुनकर वैसे ही परेशान था। उसने कहा कि जनाब आप ऐसा करें, आप दुकानदार हैं, आपको वसी तजर्बा है इन कामों का, तो आप मेरे टोकन सेंड कर दें। मैंने कहा यार कोई ऐसी सिम लाओ जो पहले किसी ने इस्तेमाल ना की हो, तो फिर तो सेंड हो सकते हैं, क्योंकि हमने तो अपनी सिम से पहले सेंड किए हुए हैं और अपनी रकम भी वसूल कर चुके हैं। तो वो एक रिक्शे वाले के पास गया और उससे गुजारिश की कि भाईजान थोड़ी देर के लिए सिम दे दो, मैंने मैसेज करने हैं। रिक्शे वाले ने पहले तो टाल मटोल की, फिर उस पर तरस खाते हुए कि गरीब आदमी दुआ करेगा, उसकी दुआएं लेने के लिए उसने उसे सिम दे दी और मैंने वोचर सेंड करने शुरू कर दिए। लेकिन उस वक्त मेरी हैरानगी की इंतहा न रही जब 20 के बाद भी उस सिम से टोकन सेंड होने लगे। तो उस आदमी के पास तकरीबन 60-70 टोकन था। वो घर के 3 अफराद थे, 3 ही फार्मर थे। तो एक सिम से कल मैंने 70 से ज़्यादा टोकन सेंड कर दिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी सिम जो पहले टोकन सेंडिंग में इस्तेमाल नहीं हुई, यानी फ़र्स्ट टाइम इस्तेमाल हो रही है, तो आप उस सिम पर 60 टोकन सेंड कर सकते हैं, यानी 3 आदमियों के वोचर उस सिम से सेंड हो सकते हैं। और ये एक मुकम्मल सबूत है। मेरे पास सिम का नंबर भी है, मेरे पास मैसेज भी हैं, लेकिन चूँकि वीडियो लंबी है तो मैं यहाँ पर वो शो नहीं कर सकता। तो ऐसी सिम जिससे आपने पहले कभी टोकन सेंड नहीं किए हों, हज़ारों लोग हैं जिनकी सिम से टोकन सेंड नहीं हुए, तो आप उनकी सिम लेकर टोकन सेंड करेंगे तो एक सिम से आप 60 टोकन सेंड कर सकते हैं। ये हकीकी बात है, तजर्बा है जो मैंने कल किया है और कामयाब हुआ है। अगला सवाल ये है कि क्या आपकी रकम बगैर वेरिफिकेशन के आ सकती है? तो इसका जवाब जो तीसरी बात है उसमें है कि जनाब आपकी रकम बगैर वेरिफिकेशन के आ सकती है। मैंने आपको बताया कि मैंने टोकन सेंड किया और दूसरे दिन रकम आ गई, तो इसका मतलब है कि जिन हज़रात की रजिस्ट्रेशन है 2016 की, 17 की, 18 की, उनकी रकम बगैर वेरिफिकेशन के आ रही है, चाहे उनके नाम पे लैंड रिकॉर्ड है या नहीं। कई ऐसे आदमी मेरे वाकिफ़ हैं जो कि सब्ज़ी वाले हैं, फल वाले हैं, या यानी कि छोटा कारोबार करते हैं, ज़मीन वगैरह उनकी नहीं है, लेकिन उन्होंने उस दौर में अब थे वोचर के पैसे लेने के लिए या जाए किसी भी तरीके से, तो उनके जो पैसे हैं टोकन सेंड करने के फ़ौरन बाद आ जाते हैं, उनको वेरिफिकेशन की कतन ज़रूरत नहीं होती। अगला सवाल, किन लोगों की रकम बगैर वेरिफिकेशन के आ रही है? 2 बातें हैं। पहली बात तो उन लोगों की है जिनका लैंड रिकॉर्ड है, उनके नाम पे टोकन सेंड करते हैं तो 24 घंटे के अंदर रकम आ जाती है, बाज़ का उसी दिन भी आ जाती है, कुछ घंटों के बाद। और दूसरी बात का जवाब मैंने अभी आपको दे दिया है कि जिनका रजिस्ट्रेशन 16, 17 और 18 में हुआ है, उन लोगों की जो पैसे हैं वह फ़ौरी तौर पर आ जाते हैं। 9वां सवाल ये है कि किन लोगों की रकम बगैर वेरिफिकेशन के आ रही है? तो जिन लोगों का ज़मीन का रिकॉर्ड है उनकी रकम बगैर वेरिफिकेशन के आ रही है, और जिन लोगों की रजिस्ट्रेशन 2016, 17 और 18 में हुई थी, उनकी जो वेरिफिकेशन है वो भी बगैर किसी प्रोसेस की हो रही है, बगैर किसी असिस्टेंट फील्ड ऑफिसर की हो रही है। पैसे उनके 24 घंटे के अंदर आ जाते हैं। 10वां सवाल ये है कि ख़ुद को रजिस्टर कैसे करें विदाउट विज़िट टू ऑफिस? तो इसका जवाब इंतहाई आसान है और तरीक़ाकार भी इंतहाई आसान है। थोड़ा पढ़ा लिखा आदमी भी बआसानी ये काम कर सकता है। इसके लिए आपको करना ये है कि एक वेबसाइट है meri zameen.agripunjab.government.pk, वहाँ आप विज़िट करें तो जो पहला पेज खुलता है वो रजिस्ट्रेशन से मुतल्लिक़ है। वहाँ पर आपसे आपके शनाख्ती कार्ड से मुतल्लिक़ा बुनियादी मालूमात ली जाती हैं, जैसे नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ, मौज़ा, तहसील, ज़िला और सूबा। उसके बाद आपकी इमेज अगर आप लगाना चाहें, यानी अपनी तस्वीर लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। मोबाइल से भी लगा सकते हैं, अपनी तस्वीर खींच कर भी लगा सकते हैं, या मोबाइल के जो मोबाइल से आपके शनाख्ती कार्ड का जो आपने फ़ोटो वहाँ पर खींच कर लगा सकते हैं, या कोई भी तस्वीर लगा सकते हैं। तस्वीर ना भी लगाएं तो फिर भी आपका रजिस्ट्रेशन का जो अमल है मुकम्मल हो जाता है। इंतहाई आसान अमल है, कोई भी आदमी कर सकता है। तो बेहतर है कि
दफ्तर में धक्के खाने के बजाय आप वेबसाइट पर अपने किसी बेटे, दोस्त, भाई को कहकर अपना शनाख्ती कार्ड सामने रख कर फ़ौरन से पेशतर वेरिफिकेशन करवाएं और उसके बाद आपका जो कार्ड है वो टोकन सेंडिंग के काबिल हो जाता है। और वहाँ पर ज़मीन का कोई रिकॉर्ड नहीं मांगा जाता, अलबत्ता सिर्फ ये पूछा जाता है कि आप कब से फार्मिंग कर रहे हैं। यानी आप 5-4 साल पहले अगर कर रहे हैं तो कह सकते हैं, और अगर आप ख़ानदानी फार्मर हैं तो 10-20 साल का अरसा आप लिख सकते हैं। जैसे अगर वो फार्मिंग पूछता है कब से कर रहे हैं, इस वक्त चल रहा है 2020, तो आप लिख सकते हैं अगर आपकी उम्र 30 साल है कि जनाब आप 2010 से फार्मिंग कर रहे हैं। यानी आपको 10 साल तो फार्मिंग के शोबे में हो गए हैं। फार्मिंग के लिए ये एक मसला है जो आप 10-5 साल का अरसा लिख सकते हैं। अगला सवाल है कि क्या टोकन सेंड करने के लिए लैंड रिकॉर्ड का होना ज़रूरी है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इस वेबसाइट पर जब हम जाते हैं और अपनी रजिस्ट्रेशन करने के लिए मुतलका फ़ील्ड यानी कि खानेपुर करते हैं तो वहाँ लैंड रिकॉर्ड का कोई ज़िक्र नहीं है। बंदा रजिस्टर्ड भी हो जाता है और उसके नाम पर टोकन भी सेंड होने लगते हैं। तो लैंड रिकॉर्ड का अगर कहीं ज़िक्र है तो शायद वो दफातर में जो डाटा है अपडेट किया है उन्होंने, तो वहाँ पर शायद ये लैंड रिकॉर्ड मांगते हैं। लेकिन पाकिस्तान की अक्सरियत ऐसी है किसानों की, जो बड़े बड़े काश्तकार हैं, जो बड़े बड़े दार हैं, उनके मुजारे हैं या उनका रकबा वो काश्त पर लिए होते हैं, ठेके पर लिए होते हैं, तो उनका तो लैंड रिकॉर्ड नहीं होता। लेकिन उसके बावजूद भी वो दर्ज हो जाते हैं, तो लैंड रिकॉर्ड का होना ज़रूरी नहीं है। 12वां सवाल ये है कि नई सब्सिडी ऐप कौन इस्तेमाल कर सकता है और कैसे इस्तेमाल कर सकता है। तो इसका सादा सा जवाब ये है कि नई जो सब्सिडी ऐप है वो सिर्फ महकमा ज़राअत के अमला के अफराद ये इस्तेमाल कर सकते हैं जिनको महकमा ने इसके इस्तेमाल करने की इजाज़त दी है। यानी जिनके पास टैबलेट होता है या कंप्यूटर वो इस्तेमाल करते हैं, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे अफराद इसके इस्तेमाल करने के अहल नहीं हैं, क्योंकि वहाँ पर उनका शनाख्ती कार्ड नंबर और OTP कोड है जो सबको प्रोवाइड नहीं किया जा सकता। सिर्फ महकमा के अमले के अफराद को ही प्रोवाइड किया गया था, जो कि आदी तौर पर ख़त्म कर दी गई है। प्रोवाइडेशन यानी कि डेली बेसिस पे ये जो OTP कोड है उनको मिलता था, लेकिन आदी तौर पर ये बंद कर दिया गया है। तो नई एप्लीकेशन अगर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर भी लें तो ये आपके लिए बिल्कुल नकारा है, तो बेहतर है आप इसके लिए कोशिश ही मत करें। 13वां सवाल ये है कि कौन से महीने के टोकन सेंड हो रहे हैं। तो जनाब इसका सादा और इंतहाई मुख्तसर जवाब ये है कि अगस्त 2019 और उससे आगे वाले जितने भी महीने हैं सब के टोकन सेंड हो रहे हैं। अगस्त 2019 से पीछे यानी अगस्त, जुलाई 2019 और उससे पीछे जितने भी टोकन हैं यानी मार्च वाले, अगस्त, अप्रैल वाले, वो टोकन एक्सपायर हैं, वो आप सेंड नहीं कर सकते। उसके लिए माजरत। जैसे ही आप टोकन सेंड करेंगे तो आपको जवाब आएगा कूपन नंबर दुरुस्त नहीं है। तो बेहतर है कि आप अगर किसी से टोकन लेते हैं, किसी को टोकन देते हैं या किसी ने आपके पास टोकन सेंड किए हैं तो पहले उसका महीना देख लें किस महीने के हैं। अगर मुतलका महीने के हैं तो सेंड करें, अदरवाइज़ आपके सेंड करने से तो पैसे आपके ज़ाया हो ही जाने हैं। 14वां सवाल है कि कौन से माह के टोकन सेंड नहीं हो रहे। इस सवाल का जवाब मैंने जो साबका बात का जवाब दिया है, सवाल का जवाब दिया, इसमें आ गया कि जुलाई 2019 और उससे जो पिछले महीने हैं उसके टोकन सेंड नहीं हो रहा है। अगस्त 2019 और उससे अगले जो टोकन हैं वो तमाम के तमाम सेंड हो रहे हैं। आखिरी सवाल ये है 15वां कि क्या टोकन की एक्सपायरी डेट है। असल में एक टोकन 6 माह के लिए वैलिड होता है, यानी 6 माह के लिए इस्तेमाल करने के काबिल होता है। लेकिन हुकूमती पॉलिसियों, महकमाना गफलत या फिर गवर्नमेंट की तरफ से जो फ़ंड देर सवेर हो जाते हैं, लेट हो जाते हैं हमें मिलने में, तो उसकी बिना पर टोकन की जो सेंडिंग डेट है वो एक्सटेंड हो जाती है, बढ़ा दी जाती है। जैसे अगस्त 2019 वाले टोकन अगर देखें तो उसका तीसरे महीना अप्रैल 2020 में ख़त्म हो जानी थी, लेकिन वो अभी तक इस्तेमाल हो रहे हैं। और इस तरह जो 2020 के तीसरे महीने वाले हैं वो सितंबर में ख़त्म हो जाने थे, लेकिन अब अक्टूबर है, फ़िलहाल वो भी चल रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने जो फ़ंड रोक लिया था 7-8 महीने, यानी 2019 का जो फ़ंड था 5वें महीने में, 7वें महीने में, 7वें महीने से जिन लोगों ने किए थे टोकन सेंड और तीसरे महीने में उनका जवाब आया था या 12वें महीने में आया था, तो फ़ंड लेट होने की वजह से टोकन की जो एक्सपायरी डेट है वो एक्सटेंड कर दी जाती है, तो बढ़ा दी जाती है। उम्मीद करता हूँ कि ये तकरीबन 15 सवाल बनते हैं जिनका यहाँ पर आपको जवाब दिया गया है, और ये तमाम के तमाम मुतलका ही हैं जो आपके मसाइल हैं। इसके अलावा अगर किसी भाई का कोई मसला है तो वो कमेंट्स में
मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहाँ पर पूछ सकता है। उम्मीद करता हूँ जितना मुझसे हो सका मैं आपको जल्दी जवाब देने की कोशिश करूँगा, लेकिन बाद वक़्त मसरूफियात की वजह से बंदा जवाब नहीं दे सकता, तो उसके लिए पेश की मादरत। निहायत अदब के साथ गुजारिश कि जो लोग चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि आपके लाइक और शेयर करने से हो सकता है कोई ऐसा आदमी जिसका इनसे मुतल्लिक़ कोई मसला हो उस तक ये बात पहुंच जाए और वो अपने मसले को बेहतरीन तरीके से हल करने के काबिल हो जाए। आपकी ज़रा सी तवज्जो से अगर किसी का मसला हल हो जाए तो इसका मतलब है मेरी इस वीडियो के बनाने का मकसद हल हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया।